प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान विषय में जीवन की प्रक्रियाएं वाले भाग में रुधिर वर्ग एवं मानव में रुधिर परिसंचरण। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पहले रुधिर वर्ग के बारे में कि मनुष्यों में कौन कौन से रुधिर वर्ग होते हैं और किस वर्ग के जो रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को अपना रुधिर डोनेट कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आज हम लोग समझेंगे कि रुधिर वर्ग के बारे में। देखिए, रुधिर वर्ग की अगर बात किया जाए सबसे पहले इसकी खोज की बात आती है कि रुधिर वर्ग की खोज किसने किया। तो अगर बात करें रुधिर वर्ग की खोज की, तो रुधिर वर्ग की जो खोज है, रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्किनर ने किया था। कार्ल लैंड स्किनर ने इसको 1901 ईस्वी में, कुछ बुक में आप लोग को 1902 लिखा भी मिल जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 1901 ईस्वी में कार्ल लैंड स्किनर ने देखा कि जो मनुष्य का रुधिर होता है उसमें से जो उसके आरबीसी है, लाल रुधिराणु है, और उसके साथ में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में घुला हुआ कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पदार्थ देखे, साथ में कोशिका कलाओं, जो उसके रुधिराणु की कोशिका कला थी उस पर, उसकी सतह पर कुछ जो है ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित था, और उसी के आधार पर इन्होंने जो है रुधिर वर्ग की नींव रखी। अगर बात किया जाए तो जो कोशिका कला होती है, जो रुधिराणु की, यानी लाल रुधिराणु की कोशिका कला की सतह पर, ये ध्यान रखिए, कोशिका कला पर मैं बात कर रहा हूं। कोशिका कला में इन्होंने एक ग्लाइकोप्रोटीन देखा जो कि शुद्ध प्रोटीन नहीं था, कह सकते हैं। एक ग्लाइकोप्रोटीन था जिसको ये नाम दिया एंटीजन, जिसे नाम दिया एंटीजन। ये एंटीजन को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको कह सकते हैं एग्लूटिनोजन। ये असल में क्या था, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इसे हम शुद्ध प्रोटीन नहीं कह सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो जो एंटीजन था, इस एंटीजन को उन्होंने देखा कि एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। तो एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं अगर कोई कहे तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी। तो दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो प्लाज्मा होता है, अगर प्लाज्मा में बात किया जाए, प्लाज्मा में घुली अवस्था में या प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में भी यहां पर इन्होंने एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पदार्थ देखे। हालांकि वो जो प्रोटीन था वो शुद्ध प्रोटीन था, और जिसको नाम दिया एंटीबॉडी भी कह सकते हैं, केवल एंटीबॉडी नाम दिया। इसको एक और नाम से जानते हैं, या इसे कह सकते हैं एग्लूटिनिन। इसे एग्लूटिनिन भी कहा जा सकता है। असल में ये जो था एग्लूटिनिन, ये पूरी तरह शुद्ध प्रोटीन होता है। जैसा कि ऊपर एंटीजन की बात करें तो एंटीजन शुद्ध प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन एग्लूटिनिन या जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, ये शुद्ध प्रोटीन होता है। इसको भी यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटी ए या एंटीबॉडी भी कह सकते हैं, एंटी ए जिसे हम अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं, एंटी अल्फा भी कर सकते हैं, और दूसरा होता है एंटी बी जिसे हम जो है बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एंटी ए और एंटी बी। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों की, जहां पर एंटीजन ए पाया जाएगा वहां पे, यानी जिस रुधिराणु की कोशिका कला में एंटीजन ए उपस्थित होगा, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं पाया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जिसके कोशिका कला में एंटीजन ए पाया जाएगा उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं पाया जाएगा, वो एंटीबॉडी बी ही पाया जाएगा। तो इस एंटीजन के आधार पर कार्ल लैंड स्किनर ने रुधिर वर्ग को 4 समूह में विभक्त किया, जिसे नाम दिया गया एंटीजन ए। अगर इसके एंटीजन की बात करें तो एंटीजन, इसका एक हम कॉलम बना दे रहे हैं,
एंटीजन ये हो गया, एक एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहां पर हम रुधिर वर्ग मान लेते हैं, ठीक है, रुधिर वर्ग। तो ये कालम बना लिए। यहां पर एंटीजन ए जो होता है जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, एंटीजन ए जिसमें पाया जाता है उसमें उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें उपस्थित होता है एंटी बी। तो इसका रुधिर वर्ग क्या होगा, इसका रुधिर वर्ग होगा ए। जिसमें एंटीजन बी पाया जाता है उसमें कभी भी एंटीबॉडी बी नहीं पाया जाएगा, बल्कि उसमें जो है एंटीबॉडी ए यहां पाया जाता है और इसका रुधिर वर्ग होगा बी। इसके अलावा कभी कभी इन्होंने क्या देखा कि कुछ प्राणियों में दोनों ही एंटीजन पाया जा रहा है, कुछ प्राणियों में दोनों ही प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे हैं, एंटीजन ए भी पाया जा रहा है और एंटीजन बी भी पाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में यहां पर हम देखें तो कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाएगा। जिसमें दोनों ही एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी, उसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होता है और इसका रुधिर वर्ग का नाम दे दिया जाएगा ए बी। इसी प्रकार से कुछ प्राणियों में देखा गया कि वहां पर जो है कोई भी रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया रहा। ये जो हम लिख रहे हैं इसको ओ लिखे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो था इसको पहले जीरो माना गया था। इसका मतलब कि इसमें एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसको जीरो से डिनोट किया गया, बाद में इसको ओ मान लिया गया। तो एबीओ रुधिर वर्ग हम लोग कहते हैं इसको। तो ये ओ मतलब इसको मान लिया, ओ मतलब पहले जीरो माना जाता था, यानी इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई भी एंटीजन नहीं है इसमें। लेकिन जो एंटीजन नहीं था उसमें लेकिन एंटीबॉडी जो है ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों भी यहां पर उपस्थित थे। तो इस कंडीशन में इसका रुधिर वर्ग का नाम दे दिया गया ओ। तो इस तरह से यहां पर देखें कि चार रुधिर वर्ग बनकर तैयार हो गए, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। अब इसमें से यह रहता है कि कैसे दोनों में रुधिर का आधान होता है। क्या डोनर जो होता है किस रिसेप्टर को जो है अपने रुधिर को दे सकता है, उसकी बात अगर हम लोग कर ले यहां पर रुधिर आधान की, रुधिर आधान। देखिए रुधिर आधान पढ़ने से पहले थोड़ा सा बात यहां पर समझ लेंगे, बहुत ही आसान हो जाता है समझने में। कभी कभी अगर खरीदे होंगे टिकट, जो कभी पोस्ट ऑफिस में जाए तो वहां पर टिकट मिलता है, उस टिकट में अगर जैसे ही उसको पानी से हल्का सा जो है भिगोते हैं फिर उसको चिपका दिया जाता है, तो जो पानी होता है जैसे उसको पड़ता है वो दुआ जा करके वो जब उसको किसी भी हम पेपर पर चिपकाते हैं तो चिपक जाता है, यानी अभिश्लेषण कर जाता है। तो समान प्रकार के जब पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वहां पर अभिश्लेषण होता है। सपोज करिए कि दो भाई हैं, एक एंटीजन ए, एक एंटीबॉडी ए। सपोज करिएगा एक एंटीजन ए और एक एंटीबॉडी ए, दो भाई हैं। बहुत दिन बाद, काफी वर्षों बाद बिछड़ गए थे, मान लेते काफी वर्षों बाद वो मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब एंटीजन और एंटीबॉडी ए दोनों जो सगे भाई हैं जब आपस में मिलेंगे तो आपस में मिल करके वो गले लगेंगे। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, अभिश्लेषण होगा, चिपक जाएंगे और जो प्रापक होगी उसकी मृत्यु होगी। समझ में अभी आ जाएगा कैसे मैं कह रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं। जैसे मान लेते हैं ये यहां पर जो है एक रुधिर आधान की बात कर रहे हैं। यहां पर रुधिर आधान में एक डोनर हो गया यानी दाता और एक ग्राही हो गया, ठीक है। एक यहां लिख देते हैं रुधिर आधान। अगर रुधिर आधान की अगर हम बात करें तो इसमें एक दाता है, डोनर जिसको कहते हैं, और एक जो है ग्राही है, ग्राही। हम इसको पहले सबसे पहले रुधिर वर्ग को लिख देते हैं ए बी, ए बी और ओ। यहां पर लिख देते हैं ए बी, ए बी और ओ। इस तरह से बेटा समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखना चाह रहा हूं, एक दाता एक ग्राही, यानी एक रुधिर देने वाला और दूसरा रुधिर लेने वाला। कौन से रुधिर ग्राही होंगे किस रुधिर वर्ग का। यहां पर अगर हम देखें तो रुधिर वर्ग ए जो होता है इसमें मैंने यहां पर लिखा है कि इस रुधिर वर्ग ए वाले में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है।
ये चीज ध्यान रखें, समान एंटीजन समान एंटीबॉडी जब आपस में मिलेंगे तो वहां पर परस्पर अभिश्लेषण होगा। अभिश्लेषण का अर्थ होता है चिपकना, चिपकेंगे और रुधिर थक्का बन जाएगा और जो व्यक्ति के थक्का बनेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर से समझ लें, समान एंटीजन समान एंटीबॉडी जब आपस में मिलते हैं तो रुधिर का थक्का जम जाता है। इस चीज को यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा। तो जब अगर दाता वाला यानी ए रुधिर वर्ग किसको दे सकता है, अगर मान लेते ए रुधिर वर्ग वाला बी रुधिर वर्ग वाले को अपना रुधिर दे रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास एंटीबॉडी ए है, तो जैसे एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए मिलेगा अभिश्लेषण हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते ए वाला बी को नहीं दे सकता है। क्या बी वाला ए को दे सकता है? तो बी वाले के पास जो एंटीजन बी है, उस एंटीजन बी जब इसको देगा तो इसके पास एंटीजन, क्योंकि इसमें एंटीजन ओ क्या नाम है यहां पर उपस्थित है एंटीबॉडी ए, ठीक है। क्योंकि यहां जो ग्राही है वो ए रुधिर वर्ग वाला है तो उसके पास भी एंटीबॉडी बी उपस्थित है। तो अब ये क्या होगा, ये बी एंटीजन वाले को बी एंटीबॉडी वाले के से देंगे रुधिर तो निश्चित रूप से दोनों समान होंगे और समान होने के फलस्वरूप अभिश्लेषण हो जाएगा और वो चिपक करके परस्पर चिपक जाएंगे और रुधिर की क्लॉट हो जाएगा और शरीर के अंदर और प्रापक की मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए जो ए वाला है वो केवल ए वाले को रुधिर दे सकता है, बी वाले को रुधिर नहीं दे सकता है। फिर एक ये प्रश्न, क्या ए बी को दे सकता है? इसे बी को तो नहीं दे सकता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी ए है, वो एंटीबॉडी ए जाकर के एंटीजन ए से जुड़ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं दे सकता है। क्या ए बी को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो किससे जाके चिपकेगा, किसी से चिपकेगा, ये इसको भी यहां पर दे सकता है। क्या ओ को दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? इसके पास दोनों एंटीबॉडीज है, इसके पास दोनों एंटीबॉडीज है। अगर ये अपना एक देगा रुधिर तो इसका एंटीजन इसका एंटीबॉडी ए मिल जाएगा और परस्पर संयोग करके चिपक जाएगा रुधिर वर्ग, जो रुधिर लेगा उस रुधिर लेने वाले को जो है प्रापक की मृत्यु हो जाएगी। तो ये दे सकता है। बी वाला किसको दे सकता है? बी वाला केवल बी को दे सकता है। ए को दे सकता है? नहीं दे सकता है। ए बी को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। ये इसको दे सकता है रुधिर वर्ग, इसके अलावा ये इसको देगा, नहीं दे सकता है। ए बी वाला किसको दे सकता है? ए बी वाला केवल और केवल जो है ए बी को ही दे सकता है। ध्यान रखिएगा, क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है। अगर मान लेते हैं रुधिर वर्ग ए वाले को दिया तो इसका एंटीबॉडी बी और इसका एंटीजन बी मिल जाएगा। बी को दिया तो इसका एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए मिल जाएगा और प्रापक की मृत्यु हो जाएगी। तो इस कंडीशन में यहां पर रुधिर वर्ग केवल ए बी वाले को दे सकता है। ओ वाला किसको दे सकता है? ओ वाला ओ को दे सकता है। ओ के साथ में किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है क्योंकि यहां एंटीबॉडी नहीं है, अरे इसको भी दे सकता है। क्या ये बी को भी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं। जब एंटीजन नहीं है तो किससे जाके क्लॉट करेगा? ना तो ए से कर सकता है क्लॉट और ना ही बी से, यानी दोनों को दे सकता है। तो ये इसको भी दे सकता है और ये रुधिर इसको भी दे सकता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो सर्वदाता क्या होगा? सर्वदाता कौन ऐसा है जो सबको रुधिर दे रहा है? तो यहां पर बेटा देख रहे हैं कि ओ जो रुधिर वर्ग है ये सर्वदाता हो गया, सबको रुधिर दे रहा है। जबकि सर्वग्राही की अगर हम लोग बात करें, सर्वग्राही, तो जो सर्वग्राही होता है ये ए बी जो होता है ये देख रहे सबसे रुधिर ले सकता है। तो इस तरह से सर्वदाता और सर्वग्राही की यहां पर हो गई। अब फिर एक बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इसको हम अगर घर पर करना चाहें किस प्रकार से इसको देख सकते हैं, कैसे जो इसका हम परीक्षण कर सकते हैं सामान्य रूप से कि ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है। तो उसके लिए मार्केट में एंटी सीरम आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक एंटी सीरम आता है, एंटी सीरम मार्केट में मिलता है। ये जो एंटी सीरम होता है दो होते हैं, इसमें किट में दो होते हैं, एक एंटी सीरम ए, एंटी सीरम बी। एक होता है एंटी सीरम ए और एक होता है एंटी सीरम बी। तो दो यहां पर एंटी सीरम पाए जाते हैं। बस उसमें क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं कि ये रुधिर वर्ग ए है, मान लेते हैं एंटी सीरम ए है, दोनों एंटी सीरम को ले लेते हैं, एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी। अब इसमें मान लेते हैं रुधिर वर्ग वाला है,
ये मैं बना लेते हैं। चार वर्ग है, चार में यहां पर बना लेते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपके पास माइक्रोस्कोप होना आवश्यक है, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखेगा। अब यहां पर रुधिर वर्ग बना लेते हैं। कौन सा रुधिर वर्ग है, कैसे जांचेंगे। अब यहां ध्यान देंगे, जब हम मिलाएंगे इस एंटी सीरम में, जब रुधिर को मिलाया जाएगा, अगर सपोज करिए ये थक्का बन गया, एंटी सीरम एक थक्का बन गया, जबकि एंटी बी सीरम थक्का नहीं जम रहा है, तो इस कंडीशन में रुधिर वर्ग निश्चित रूप से ए होगा। अगर ये थक्का नहीं जम रहा है और ये वाला एंटी सीरम बी वाला थक्का जम गया, निश्चित रूप से रुधिर वर्ग बी होगा। और अगर दोनों थक्का जम गया, दोनों कंडीशन में थक्का यहां पर जम गया, तो निश्चित रूप से रुधिर वर्ग ए भी होगा। और कोई भी थक्का अगर नहीं जम रहा है तो निश्चित रूप से रुधिर वर्ग ओ होगा। इस तरह से यहां पर पहचान भी कर सकते हैं रुधिर वर्ग की। तो ये जो था ये रुधिर वर्ग था। इसमें एक आरएच फैक्टर भी आता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। आरएच फैक्टर रीसस मंकी में सबसे पहले देखा गया था, वीनर ने इसको देखा था 1940 ईस्वी में। तो खैर इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि वो हाई स्कूल के कोर्स में नहीं। तो ये यहाँ पर बस इतना है कि आरएच फैक्टर क्या होता है। तो आरएच फैक्टर एक रीसस मंकी में सबसे पहले खोजा गया था। वीनर ने 1940 ईस्वी में इसकी खोज किए थे, और जिसने ये पाया था उसको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं पाया था उसको आरएच निगेटिव कहते हैं। ये चीज यहाँ पर रहता है। तो ये जो पूरा था ये था रुधिर वर्ग। अब बात करते हैं मानव में रुधिर परिसंचरण की। मानव में रुधिर परिसंचरण की बात करते हैं। ये तो पूरा हम लोग का रुधिर वर्ग समाप्त हुआ। मानव में रुधिर परिसंचरण, देखिए बच्चों ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें रुधिर परिसंचरण जो है मानव में, इसमें हम लोग को हार्ट पढ़ना है, हृदय का अध्ययन करना है कि किस प्रकार से जो रुधिर है वो रुधिर शरीर से निकल कर किस प्रकार से हमारे हृदय पहुंचता है, हृदय से फिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो रुधिर परिसंचरण। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया, एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको लोग फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहते हैं। रुधिर परिसंचरण को एंजियोलॉजी एक शाखा है, उस एंजियोलॉजी शाखा में पढ़ते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी हिंदी में से कह सकते हैं रुधिर परिसंचरण के जनक। तो ये थे विलियम हार्वी। विलियम हार्वी को जो है रुधिर परिसंचरण के खोजकर्ता या जनक के नाम से जानते हैं। देखिए मनुष्य में जो रुधिर परिसंचरण होता है उसका मुख्य केंद्र होता है हार्ट। ये हार्ट हम लोग का जो है हृदय, ये हम लोग का मेन कह सकते हैं सेंट्रल पंपिंग सेंटर होता है। पूरे बॉडी का जो है ये पंपिंग सेंटर है, और यहीं से पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड सर्कुलेट करता है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमारे हृदय में जो है रुधिर आता है और कहां से कहां होते हुए रुधिर से जो है फिर वो पहुंचता है। तो एक रफली डायग्राम हम बना लेते हैं, इसको रफली डायग्राम कर सकते हैं, बनाएंगे और उसको देखेंगे कि कैसे कैसे हृदय चलता है। उसको यहाँ पर बना ले रहे हैं छोटा सा, बहुत टाइम लगेगा। आप लोग हाथ देखिएगा तो समझ आए किस प्रकार से इसको बनाना बड़ा आसान है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। ये हो गया। ये यहां पर इसको पेरिकार्डियम कहते हैं, हृदय आवरण हिंदी में। हम लोग का जो हृदय होता है तिरछा होता है थोड़ा सा, ये नहीं कह सकते हो कि हृदय जो होता है वो हृदय को सीधा होता है, तिरछा होता है। उसी तरह से बना रहे हैं, इसको समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। ये यहां पर एक हो गया, एक यहां पर हो गया, ये यहां पर एक कपाट लगा होता है, दो पार्ट से यहां से बढ़ गया। अभी यहां ये जो निकला है ये यहां से आकर के
ये होगा, इसको ये पीछे से निकल गया, ये यहां से निकला और ये गया। ठीक है, ये जो है इधर से चला गया, एक इधर से प्रवेश करेगा, इसकी ओपनिंग यहां पर होगी, एक इधर से प्रवेश करेगा, इसकी ओपनिंग यहां होगी, इसकी ओपनिंग यहां है, इसकी ओपनिंग यहां है, एक और ओपनिंग यहां पर होता है और एक यहां पर छिछला सा गड्ढा होता है। कुछ एलरी मसल्स यहां पर लगे होते हैं, पूरी एलरी मसल्स यहां पर जुड़ी होती है, इसको हम लोग एलरी मसल्स के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोग का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बन गया। अब देखिए इसमें कितने कक्ष हैं? 4 कक्ष हैं। दायां अलिंद, ऐसे खड़े हो जाइए तो ये दायां भाग है, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। ये जो देख रहे हैं इसको उच्च महाशिरा कहते हैं, इसको निम्न महाशिरा कहते हैं। ध्यान देखिए बेटा, ये उच्च महाशिरा है, ये निम्न महाशिरा है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं कोरोनरी सल्कस या साइनस भी कह सकते हैं। ये जो है यहाँ इसको पल्मोनरी जो है आर्क कहते हैं, पल्मोनरी आर्क कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्क 2 भागों में बट गया, एक बाएं फेफड़े में जाएगा, एक दाएं फेफड़े में गया। ये इसको हम कहते हैं जो यहाँ पर है, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी अपवाद है, ये अशुद्ध रुधिर का संवाहन कर रहा है। पल्मोनरी आर्टरी एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होता है। इसके बाद इसका हम पूरा फिगर बना चुके हैं एक बार, जो है अगर इसको पिछले वीडियो देखिए तो वहां पर इसको जो है पूरा स्ट्रक्चर बना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। लेकिन यहाँ पर चूंकि समझा रहे इसको नॉमिनेशन नहीं कर रहे, सीधे सीधे इसको समझा देंगे भी। ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, इसको कोरोनरी साइनस कहते हैं। ये हृदय के जो अशुद्ध रुधिर होते हैं वो इससे आते हैं, शरीर के नीचे से जो अशुद्ध रुधिर होते हैं हृदय के नीचे से वो इससे आते हैं, इसके थ्रू आते हैं, और सही इस हृदय के ऊपर भाग पाए जाते हैं उसके जो अशुद्ध रुधिर होते हैं वो इस भाग से आते हैं। अब उसके बाद जब शुद्धिकरण हो जाता है फेफड़ों में, तो ये जो होता है ये पल्मोनरी वेन होता है, इस पल्मोनरी वेन से और इस पल्मोनरी वेन से शुद्ध रुधिर इसमें आते हैं, बाएं निलय में आता है, बाएं निलय से बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय से फिर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। फिर से समझ लीजिए नाम, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, ये होता है। ये जो होता है इसमें त्रिवल्ली का पार्ट कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है दाएं तरफ, और बाएं तरफ जो होता है ये बाइकस्पिड वाल्व होता है, द्विवल्ली का पार्ट को लगा होता है। ये रुधिर को एक दिशीय प्रदान करता है। तो सबसे पहले कहां से रुधिर आता है, ये मान लेते, ये है उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा, यानी कह सकते हैं जो अशुद्ध रुधिर है, अशुद्ध रुधिर, ये अशुद्ध रुधिर कहां से आया, ये आ रहा है महाशिराओं के द्वारा, महाशिराओं के द्वारा आता है। ये महाशिराएं कहां पर आकर खुलती हैं, तो ये खोल रहे, देखिए ये महाशिरा, निम्न महाशिरा, उच्च महाशिरा और कोरोनरी साइनस, ये कहां खोल रहा है, दाएं अलिंद में। तो ये अशुद्ध रुधिर है, दायां अलिंद में आया, दायां अलिंद में आता है। अब ये दाएं अलिंद से कहां पर गया, तो बेटा ये दाएं अलिंद से ये पहुंचते हैं दाएं निलय में। बीच में कौन मिलेगा, त्रिवल्ली कपाट मिलेंगे। बीच में क्या मिलेंगे, त्रिवल्ली कपाट मिलेंगे, त्रिवल्ली कपाट मिलेंगे। ये त्रिवल्ली कपाट क्या करेगा, ये रुधिर को एक दिशीय प्रदान करता है, रुधिर को एक दिशा में ही भेजता है, यानी ऊपर से नीचे तो जाने देगा, नीचे से ऊपर जाने से रोकता है। तो ये कहां पहुंचा, ये पहुंचा दायां निलय में पहुंचा रुधिर। कौन सा रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है। दायां निलय से होकर के आगे कहां पर जाएगा, ये रुधिर यहां से यहां पहुंचा, अब यहां से ये इधर जाएगा। इसका क्या नाम है, पल्मोनरी, पल्मोनरी चाप कहते हैं इसको। पल्मोनरी चाप पर गया, पल्मोनरी चाप से कहां पर गया, तो पल्मोनरी चाप से ये जो 2 भागों में बट गया, एक दायां और एक बायां। एक दायां जो है पल्मोनरी धमनी और एक बायां पल्मोनरी धमनी, तो क्यों हम पल्मोनरी धमनी लिख देते हैं, पल्मोनरी धमनी। अरे पल्मोनरी धमनी में अभी कैसा है, यही अपवाद है, पल्मोनरी धमनी अपवाद होता है। क्यों अपवाद है, क्योंकि धमनियां केवल शुद्ध रुधिर का संवहन करते, लेकिन ये पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रुधिर का संवहन कर रही है। पल्मोनरी धमनी से कहां जाएगा, जाएगा फेफड़ों में। कहां जाएगा,
फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से उसकी वायु कूपिकाओं में जाएगा, वायु कूपिकाओं में जाएगा, वायु कूपिकाओं से ये फिर आगे क्यों जाएगा और यहीं पर गैस का विनिमय होगा। इसी वायु कूपिकाओं में गैसीय विनिमय होगा, गैसीय विनिमय की प्रक्रिया होगी जो कि फेफड़ों में, और यहीं पर गैसीय विनिमय में O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा। जो O2 और CO2 है उसका एक्सचेंज होगा और इस गैसीय विनिमय के द्वारा अब यहां से जो शुद्ध रुधिर है, अब ये रुधिर का शुद्धिकरण हो गया, रुधिर शुद्धिकरण हुआ, लिख सकते हैं रुधिर शुद्धिकरण। अब ये रुधिर शुद्धिकरण होने के बाद अब ये शुद्ध रुधिर आ गया। ये शुद्ध रुधिर अब किसके माध्यम से आएगा पुनः हृदय में? ये शुद्ध रुधिर आएगा पल्मोनरी शिरा के माध्यम से। पल्मोनरी शिरा के बारे में एक और ध्यान से जान लें, पल्मोनरी शिरा भी अपवाद है क्योंकि शिराएं केवल अशुद्ध रुधिर का संवहन करती हैं, लेकिन ये पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा है जो शुद्ध रुधिर का संवहन कर रही है। अब ये पल्मोनरी शिरा से होते हुए ये कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा इस वाले पर, कहां पर? बायां अलिंद में पहुंचेगा, बायां अलिंद में पहुंचेगा। बायां अलिंद से फिर ये कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा बायां निलय में, लेकिन बीच में कौन मिलेगा? बाइकस्पिड वाल्व, यानी द्विवल्ली कपाट मिलेगा, द्विवल्ली कपाट, और ये द्विवल्ली कपाट से होते हुए पहुंचेगा बायां निलय में। बायां निलय से फिर कहां पर जाएगा? ये जाएगा महाधमनी में, महाधमनी में। महाधमनी से कहां पर जाएगा? धमनी में। धमनी से कहां पर जाएगा? धमनिकाओं में जाएगा। धमनिकाओं से कहां पर जाएगा? केशिकाओं में जाएगा, केशिकाओं में जाएगा, और फिर यहीं पर गैसीय विनिमय होगा। फिर यहीं पर क्या होगा? गैसीय विनिमय होगा। और ये गैसीय विनिमय से क्या होगा कि फिर O2 कोशिकाओं द्वारा ले जाकर CO2 जो छोड़ा जाता है वो शिरिकाओं से जुड़ता है, शिरिकाएं सिराओं में बनती है और सिराएं फिर जाकर के इस महाशिरा में बन जाता है। तो इस तरह से पूरा जो हृदय में आता है रुधिर, ये इस तरह से यहाँ पर सर्कुलेट होता है और सर्कुलेट होकर के पूरे शरीर में पहुंचता रहता है। यानी हृदय में अगर रुधिर प्रकार से परिसंचरण की बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में रुधिर का परिसंचरण जो होता है वो दोहरा परिसंचरण होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा परिसंचरण क्यों होता है उसकी बात समझ लीजिए। यहाँ पर जो है, जो मनुष्य का हृदय होता है, जो मानव हृदय है, ये दो भागों में बटा होता है। ध्यान रखिए, मानव का हृदय दो भाग में, दो हृदय होते हैं। कक्ष तो कह सकते 4 है, लेकिन हृदय को दो भागों में बांटा गया है। एक पल्मोनरी हृदय होता है, पल्मोनरी हृदय होता है, और दूसरा दैहिक हृदय होता है, दूसरा दैहिक हृदय होता है। अब ये कंफ्यूज की बच्चे की सर इसमें पल्मोनरी कौन सा है और दैहिक हृदय कौन सा है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि जो भाग पल्मोनरी से जुड़ा होगा, चाहे वो पल्मोनरी धमनी हो चाहे पल्मोनरी शिरा, वो पल्मोनरी हृदय होगा। तो एक तो ये जुड़ा है जो राइट वेंट्रिकल है, यानी कि जो दायां निलय है वो जुड़ा हुआ है इस पल्मोनरी धमनी से। दूसरा जबकि जो लेफ्ट आरिकल है, जो लेफ्ट आरिकल यानी कि जो बायां आलिंद है, वो बायां आलिंद भी जुड़ा है पल्मोनरी शिरा से। तो इसमें जो राइट यानी जो दायां, ये कह सकते हैं दायां अलिंद, वो दायां निलय और बायां अलिंद जो होता है, ये होता है पल्मोनरी हृदय का भाग। जबकि दैहिक हृदय जो शरीर की जो शरीर से जुड़ा हो, तो ये देखिए डायरेक्ट के शरीर से जुड़ा और डायरेक्ट भी शरीर से जुड़ा है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो दायां अलिंद है, दायां अलिंद है, और जो बायां निलय होता है, ये जुड़ा होता है हमारे दैहिक हृदय से। तो जो रुधिर होता है एक बार यहां से दाएं निलय से होकर के चला जाता है हमारे हृदय में, वो फेफड़ों में, फेफड़ों से शुद्धिकरण के बाद आता है जो है बाएं अलिंद में। तो एक बार यहाँ पर हो गया, उसका फिर यहाँ से गिरता है ये दाएं अलिंद को, जो बायां निलय है, बाएं निलय से पूरे शरीर में जाता है, फिर वापस आता है इस दाएं अलिंद में। तो रुधिर क्या है, एक बार हृदय में आ रहा है, फिर वहां से चला जा रहा है फेफड़ों में, फिर वापस फेफड़ों से हृदय में आ रहा है, फिर शरीर में चला जा रहा है। तो एक बार कह सकते हैं कि हृदय में रुधिर का परिवहन 2 बार हो रहा है।
हृदय में रुधिर का परिवहन 2 बार हो रहा है, ऐसा इसीलिए इसको हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जबकि मछलियों या कुछ अन्य उभयचरों में इकहरा परिसंचरण पाया जाता है, यानी कि वहां पर वापस हृदय में नहीं आता है रुधिर, सीधे जो है गिल्स से फिर वापस चला जाता है शरीर में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक बार हृदय में अशुद्ध रुधिर आएगा, शुद्धिकरण होगा, फिर शुद्ध रुधिर आएगा, फिर शरीर में जाएगा, इसलिए इसको हम लोग दोहरा परिसंचरण के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोग का जो था ये रुधिर का परिसंचरण होता है, शरीर में विभिन्न भागों से होते हुए पूरा वापस शरीर में आता है। ध्यान रखिए, धमनिकाओं से जो केशिकाएं बनी, केशिकाएं फिर आपस मिल करके सिरकाओं में बटेंगी, सिरकाएं शिराओं में बटेंगी, शिरा से फिर उच्च महाशिरा, निम्न महाशिरा बटेगा और फिर ये वापस आकर के ऐसी साइकिल बना लेगा। पूरे टाइमिंग की बात किया जाए कि जो धड़कन हार्ट बीट होता है, तो ये हार्ट बीट जो होता है 0.8 सेकेंड, जो हम लोग का हृदय स्पंदन होता है, हृदय स्पंदन ये यहाँ पर 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट की दर से होता है। अगर इसको हम डिवाइड करें 72/60 तो ये आएगा लगभग जो है 0.8 सेकेंड का जो टाइम लगता है एक हार्ट बीट में लगता है। इसमें से भी जो 0.3 सेकेंड होता है, 0.3 सेकेंड का समय जो होता है वो आकुंचन का होता है, और जबकि 0.5 सेकेंड का समय शिथिलन का होता है। दो चीजें होती है, एक आकुंचन होता है, दूसरा शिथिलन होता है। हमारे हार्ट में क्या होता है, आकुंचन होगा, दबेगा, फिर शिथिलन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो आकुंचन के समय जो रुधिर इसमें भर गया है वो अब आगे चला जाएगा, किसी चीज को पिचका देंगे, फिर ये पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर जो इधर से रुधिर है वो आकर के भर जाएगा, फिर इसको करेंगे तो इधर से रुधिर बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें कुल 0.8 सेकेंड चलता है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या ये न्यूरोजेनिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा हूं। क्या हमारा हृदय, मनुष्य का हृदय न्यूरोजेनिक है? बिल्कुल नहीं है, न्यूरोजेनिक नहीं होता, क्योंकि अगर इसके हम लोग इसके जो न्यूरॉन्स है, जो नर्व से जुड़े हैं, उसको काट भी दे तब भी इसका स्पंदन होता रहता है। अतः जो मनुष्य का हृदय है वो हमेशा ध्यान रखिए मायोजेनिक होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है। कभी भूल से मत कहिएगा कि न्यूरोजेनिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका को इससे काट करके अलग कर दे तब भी इसमें स्पंदन होगा। यह स्पंदन स्वतः उत्पन्न हो रहा है, इसको हम लोग जहां से उत्पन्न उसको SA नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड कहते हैं, शिरा अलिंदीय घुंडी के नाम से इसको जानते हैं। ये यहाँ पर पाया जा रहा है दाएं अलिंद में। तो ये हमेशा मायोजेनिक होता है, जीवन भर एक लय के रूप में हार्ट जो है बीट करता रहता है, जिसमें डब लब की आवाज आती रहती है। तो ये पूरा रुधिर परिसंचरण था मनुष्य में। तो इस तरह से क्लास 10th में जो रुधिर वर्ग था और मानव में रुधिर परिसंचरण ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।